चलिए आज शुरू करते हैं नया चैप्टर, रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस, जब कोई पर्सन अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करता है तब उसे अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में दे रखा होता है कि उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस का मतलब अलग है और रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब अलग है। स्टेटस का मतलब होता है वो पर्सन इंडिविजुअल है या एचयूएफ है या कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, क्या है, एओपी बीओआई ट्रस्ट है, क्या है। ठीक है, तो स्टेटस तो ये कहलाता है और रेजिडेंशियल स्टेटस अलग है। इनकम टैक्स का जब रिटर्न फाइल किया जाता है तो दोनों टाइप के स्टेटस है, एक तो स्टेटस क्या है और एक रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। इसका मेंशन इनकम टैक्स के रिटर्न में होना कंपलसरी है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर शुरू करते हैं। हर एसएससी का, एवरी एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस ईच ईयर, एवरी ईयर डिटरमाइन करना होगा। एवरी ईयर मतलब ये काम हर साल करना है कि उस एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना होगा। इसका मतलब एवरी ईयर रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो सकता है, एवरी ईयर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हर साल डिटरमाइन करने की जरूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले हम समझते हैं एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। तो इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस, इसके लिए हम दो सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 और सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। सेक्शन 6(1) में बेसिक कंडीशंस दे रखी हैं और सेक्शन 6(6) में एडिशनल कंडीशंस दे रखी हैं। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए हम चेक करेंगे कि वो पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, ये कहलाता है फर्स्ट स्टेज क्लासिफिकेशन। फिर इसके बाद शुरू होगा सेकंड स्टेज क्लासिफिकेशन। तो सेकंड स्टेज क्लासिफिकेशन, अगर हमें पता पड़े कि वो पर्सन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट नहीं है, रेजिडेंट है, तो सेकंड स्टेज क्लासिफिकेशन किया जाएगा। तो सेकंड स्टेज क्लासिफिकेशन क्या करना होगा, पता पड़े कि वो रेजिडेंट है तो हम चेक करेंगे कि वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। एनओआर है, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। रेजिडेंट तो है लेकिन ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज क्लासिफिकेशन, इंडिविजुअल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेज क्लासिफिकेशन। फिर पता पड़े कि वो रेजिडेंट है, रेजिडेंट होने का पता पड़ने पर सेकंड स्टेज का भी क्लासिफिकेशन किया जाएगा कि वो रेजिडेंट तो है, तो वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। अब इस फर्स्ट स्टेज क्लासिफिकेशन के लिए, फर्स्ट स्टेज क्लासिफिकेशन क्या होता है कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ये फर्स्ट स्टेज क्लासिफिकेशन है। इसके लिए हमको चेक करनी होती हैं बेसिक कंडीशंस, बेसिक कंडीशंस। और सेकंड स्टेज क्लासिफिकेशन के लिए हमको चेक करनी होती है एडिशनल कंडीशंस। एडिशनल कंडीशंस, ठीक है, और बेसिक कंडीशंस दे रखी है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में और एडिशनल कंडीशंस दे रखी हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में। तो चेक करते हैं, हम देखते हैं बेसिक कंडीशंस क्या हैं।
बेसिक कंडीशंस दो हैं, अभी देखेंगे हम। बेसिक कंडीशन पहली है, बेसिक कंडीशन दो है। फर्स्ट है कि वो इंडिविजुअल इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या चेक करेंगे हम? उसकी इंडिया में प्रेजेंस, उसकी इंडिया में प्रेजेंस है या नहीं। इसका सिटीजनशिप से, नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। हम उस पर्सन का, इवन वो एक फॉरेनर है, हम देखेंगे कि वो इंडिया में प्रेजेंट कितने दिन है, उसके इंडियन स्टे के, वो इंडिया में घूमने आया है, उसके इंडिया के स्टे के दिन कितने हैं, तो उसका हम देखेंगे प्रेजेंस इन इंडिया। तो इंडिविजुअल के लिए देखा जाता है प्रेजेंस इन इंडिया, कितने दिन की कम से कम प्रेजेंस होनी चाहिए। तो करंट प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज की प्रेजेंस होनी चाहिए इंडिया में। करंट प्रीवियस ईयर आपका है 22-23, इसमें देखा जाए कि वो इंडिविजुअल इंडिया में प्रेजेंट कितने दिन है। अगर कम से कम 182 डेज है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है। फिर तो बेसिक कंडीशन दो है, पहली ये है। सेकंड, प्रेजेंस इन इंडिया ही देखेंगे। प्रेजेंस इन इंडिया देखेंगे। अब प्रेजेंस इन इंडिया कैसे देखेंगे? दूसरी कंडीशन बोलती है चेक कर लो कि करंट प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन हो, 60 डेज। करंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन हो, प्लस पास्ट 4 ईयर्स में 365 डेज की, इसको ऊपर लिख दूं, पास्ट 4 ईयर्स। तो पास्ट 4 ईयर्स में उसकी इंडिया में कम से कम कितनी प्रेजेंस हो? 365 डेज, 365 दिन की इंडिया में प्रेजेंस हो। दोनों साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। करंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन और पास्ट 4 ईयर्स में कम से कम 365 दिन, तो वो रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। तो रेजिडेंट, ये वर्ड बार बार काम आएगा। रेजिडेंट होने के लिए बेसिक कंडीशंस सेटिस्फाई करनी होती हैं, और बेसिक कंडीशंस दो हैं। बेसिक कंडीशंस दो हैं। अच्छा, अब सवाल पैदा हो कि अच्छा, दो में से वो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एक नहीं कर रहा है। क्या दोनों बेसिक कंडीशंस साइमल्टेनियसली साथ में सेटिस्फाई करना जरूरी है क्या? या एक बेसिक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई कर दे तो वो रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगा, एक भी सेटिस्फाई कर दे। तो इसको मैं यूं लिखता हूं कि रेजिडेंट वो हो जाएगा अगर वो दो में से दो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है, दो में से दो, या दो में से एक भी कर लेता है, तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। और नॉन रेजिडेंट कौन कहलाएगा? जो दो बेसिक कंडीशन में से एक भी सेटिस्फाई नहीं करवा पा रहा है, तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। इसका मतलब रेजिडेंट होने के लिए कम से कम एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कराना जरूरी है। ठीक है, ये थी बेसिक कंडीशंस। अब बात करते हैं एडिशनल कंडीशंस की। एडिशनल कंडीशंस क्या है? एडिशनल कंडीशंस किसके लिए काम आती है? पहले तो हम ये चेक करें एडिशनल कंडीशंस हमें क्यों अप्लाई करनी होती है। एडिशनल कंडीशंस सेकंड स्टेज क्लासिफिकेशंस के लिए देखी जाती है। मतलब वो पर्सन रेजिडेंट तो है, रेजिडेंट तो डिसाइड हो गया है वो रेजिडेंट है, लेकिन ये चेक करना है कि वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है।
तो ये कहलाता है सेकेंड स्टेज क्लासिफिकेशन। तो सेकेंड स्टेज क्लासिफिकेशन के लिए एडिशनल कंडीशंस चेक करनी होती हैं, और एडिशनल कंडीशंस भी दो हैं। पहली कंडीशन, अब प्रेजेंस नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे वो रेजिडेंट है, इन इंडिया। वो रेजिडेंट है कब? पास्ट 10 इयर्स में से कम से कम 2 इयर्स वो रेजिडेंट है। रेजिडेंट होना कैसे तय होता है? प्रेजेंस नहीं देख रहे हैं अभी, रेजिडेंट होना देख रहे हैं। रेजिडेंट होना कैसे देखा जाता है? मतलब क्या? उन पास्ट ईयर्स में 10 इयर्स में जाकर, पास्ट 10 इयर्स में एवरी ईयर, पास्ट 10 इयर्स की लिस्ट बना रहे हो आप। मतलब मान लो उन पास्ट ईयर्स का फर्स्ट ईयर है, उस फर्स्ट ईयर पे खड़े होकर चेक करो कि वो उस साल रेजिडेंट था कि नहीं। उस साल रेजिडेंट था कि नहीं मतलब क्या? उस ईयर में उसकी इंडिया में प्रेजेंस 182 डेज की थी कि नहीं, या उस ईयर में वो 60 दिन और उसके भी पास्ट 4 इयर्स में वो 365 दिन प्रेजेंट था कि नहीं। तो उन 10 इयर्स में इंडिविजुअली जाकर फर्स्ट ईयर में चेक करो, ये सेकेंड ईयर में चेक करो, थर्ड ईयर में चेक करो, और जिस ईयर वो रेजिडेंट होना पाया जाता है पास में आर लिखते रहो कि हाँ ये इस साल रेजिडेंट है, ये इस साल रेजिडेंट है। लिस्ट बना लो पिछले 10 साल की, और पिछले 10 साल में वो अगर कम से कम 2 साल भी रेजिडेंट हो गया है तो इसका मतलब वो एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा है। पिछले 10 साल में कम से कम वो 2 साल रेजिडेंट है। ठीक है, तो ये एक एडिशनल कंडीशन है। अब दूसरी एडिशनल कंडीशन अगेन प्रेजेंस इन इंडिया की बात करती है। तो अब नहीं देखेंगे रेजिडेंट होना इंडिया में, अब अगेन दोबारा हम देखेंगे प्रेजेंस इन इंडिया। अब प्रेजेंस इन इंडिया देखेंगे, और ये सेकंड एडिशनल कंडीशन क्या है? पास्ट पास्ट 7 इयर्स में वो कम से कम 730 डेज इंडिया में प्रेजेंट हो। ठीक है, ये देखा जाएगा पास्ट 7 इयर्स में वो कम से कम 730 डेज इंडिया में प्रेजेंट हो। अगेन दोबारा कह रहा हूं, सिटीजनशिप से कोई कनेक्शन नहीं है, हमें दूसरे कानूनों की परवाह नहीं है। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट बना हुआ है, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। हम किसी भी पर्सन का इंडिया में प्रेजेंट होना चेक करते हैं, उससे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो अब एक सवाल और, एडिशनल कंडीशन 2 है। एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होंगी तो वो पर्सन कहलाएगा ऑर्डिनरली रेजिडेंट। और एनओआर कब कहलाएगा? जब 2 एडिशनल कंडीशन में से एक सेटिस्फाई हो रही है, या 2 में से एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो वो एनओआर कहलाएगा। अच्छा, अब इस बात को मैं ऐसे बोल दूं कि रेजिडेंट होने के लिए एक बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई करा दो तो रेजिडेंट बन जाओगे, लेकिन ओआर बनना है
तो उसके लिए दोनों एडिशनल कंडीशंस सेटिस्फाई करानी होंगी। ठीक है, तो ये है आपका चार्ट। तो मैंने बोला एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होता है, उसके लिए हमें बेसिक कंडीशन देखनी होती है, सेक्शन 6(1), और वो होता है फर्स्ट स्टेज क्लासिफिकेशन। फिर सेकंड स्टेज क्लासिफिकेशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। बेसिक कंडीशन एक भी सेटिस्फाई करा तो रेजिडेंट हो जाओगे। बेसिक कंडीशन है क्या? प्रेजेंस इन इंडिया होनी चाहिए करंट प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज की। या एक अल्टरनेट बेसिक कंडीशन और दी है, क्या? करंट ईयर में 182 डेज नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, करंट ईयर में फिर 60 दिन देख लो, करंट ईयर में 60 डेज देख लो, और पास्ट 4 ईयर्स में जाके एग्रीगेट चेक कर लो, 365 दिन हो रहा है वो इंडिया में प्रेजेंस है उसकी, तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर एडिशनल कंडीशंस के लिए दो बातें देखेंगे। वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए उन पास्ट 10 ईयर्स में, अभी करंट प्रीवियस ईयर नहीं देखना। अभी एडिशनल कंडीशंस में करंट प्रीवियस ईयर का कोई रोल नहीं है, हमेशा पास्ट ईयर्स देखने हैं। तो पास्ट 10 ईयर्स में वो कम से कम 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए, अब प्रेजेंस नहीं देख रहे। तो वो रेजिडेंट होना कैसे देखते हैं? उन पास्ट 10 ईयर्स में जाके ईच ईयर को इंडिविजुअल मानते हुए उस ईयर पे खड़े होकर चेक करो कि इस साल उसकी प्रेजेंस है कि नहीं 182 डेज की इंडिया में। या एक अल्टरनेट कंडीशन और है, उस पर्टिकुलर ईयर में वो 60 दिन है और उससे पास्ट ईयर में वो 365 दिन है। ठीक है, तो पास्ट 10 ईयर्स की लिस्ट बनाओ, और अगर उन ईयर में बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, रेजिडेंट होना किससे डिसाइड होता है? बेसिक कंडीशन से। तो उन ईयर्स में, पास्ट 10 ईयर्स में जाके देखो कि वो उन ईयर्स में रेजिडेंट था कि नहीं। पास्ट ईयर 10 ईयर्स की लिस्ट बन जाएगी, तो चेक कर लेना पास्ट 10 ईयर्स में से वो कम से कम 2 साल रेजिडेंट है कि नहीं। तो एक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि हाँ वो रेजिडेंट है पास्ट 10 ईयर्स में से कम 2 साल। फिर प्रेजेंस चेक करना, वो प्रेजेंस चेक करनी होगी पास्ट 7 ईयर्स में, अगर उसके 730 डेज की इंडिया में प्रेजेंस है तो। इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे, एडिशनल कंडीशंस को हम शॉर्ट में बोलेंगे 2/10, और दूसरी एडिशनल कंडीशन को बोलेंगे शॉर्ट में 730/7। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इन प्रोविजंस में। मैंने ये बोला कि अगर कोई पर्सन कम से कम एटलीस्ट 1 बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करवा ले तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। एक सेटिस्फाई करे, एटलीस्ट वन का मतलब वो दोनों भी करवा रहा है या एक ही करवा रहा है। एक भी करवा रहा है तो रेजिडेंट है, दोनों के दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करा रहा है तो भी रेजिडेंट है। लेकिन नॉन रेजिडेंट कौन कहलाएगा? हु सेटिस्फाइज नन, एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करवा रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है। जब पता पड़े कि वो रेजिडेंट है तो फिर सेकेंड स्टेज क्लासिफिकेशन भी किया जाएगा कि वो ओआर है या एनओआर है, मतलब ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। उसके लिए कैसे देखा जाएगा? ये सेकेंड स्टेज क्लासिफिकेशन है, इसके लिए हमेशा एडिशनल कंडीशंस देखी जाएंगी, एडिशनल। और एडिशनल कंडीशन अगर वो दोनों सेटिस्फाई कराएगा तो वो ओआर कहलाएगा। कोई नहीं करवा रहा है एडिशनल कंडीशन वो, या एक ही करवा रहा है तो भी वो एनओआर कहलाएगा। समझ आ गई बात? तो ये बेसिक बातें थी। अब आते हैं हम कंडीशंस में, और पहले हम देखते हैं फर्स्ट स्टेज क्लासिफिकेशन, जो बेसिक कंडीशन से डिसाइड होता है कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अब इसमें काफी सारी बातें दे रखी हैं, 3 कॉलम दे रखे हैं। ठीक है,
गवर्नमेंट ने ऐसे कॉलम बना के नहीं दिया है। मैं जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसके करेंगे तो उसमें आपको कॉलम के हिसाब से डिसाइड करना है, बट एग्जाम में आपको नहीं लिखना है कि कॉलम 1 के हिसाब से हमने डिसाइड किया है। क्यों? वेयर एक्ट में थोड़ा ना कोई कॉलम, ये तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बना रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ड यूज नहीं करना है कि कॉलम 1 के हिसाब से। बट हाँ, क्लास में फटाफट आंसर निकालने के लिए हम जरूर बोल देंगे कि इसका आंसर किसके हिसाब से निकलेगा, कॉलम 1 के हिसाब से निकलेगा, 2 के हिसाब से निकलेगा, 3 के हिसाब से निकलेगा। ठीक है, तो चलिए बेसिक कंडीशंस पढ़ते हैं जो कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में दे रखी है। एसएससी इंडिविजुअल है, लेकिन वो कॉलम 2 और कॉलम 3 वाला इंडिविजुअल नहीं है। इसका मतलब कॉलम 2 और कॉलम 3 में कुछ एक्सेप्शनल बातें दे रखी होंगी, उसको हम बाद में दिमाग लगाएंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं कॉलम 1 क्या है। उसमें बोला कॉलम 2 और कॉलम 3 वाले इंडिविजुअल्स को छोड़कर, मतलब एक जनरल बात बता रहे कि इन जनरल हम इस तरीके से डिसाइड करेंगे। तो कंडीशन नंबर, बेसिक कंडीशन नंबर ए, प्रेजेंस होनी चाहिए एट लीस्ट 182 डेज इन इंडिया। कब? ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या अभी 22-23, तो 22-23 में उसकी प्रेजेंस देखेंगे कि वो कम से कम 182 डेज इंडिया में प्रेजेंट है कि नहीं। अब स्टूडेंट तो एग्जाम में भूल जाते हैं, उनको वो डेप्रिसिएशन वाला 180 डेज याद आता है, हाफ डेप्रिसिएशन मिलता है। उधर 180 डेज बोला हुआ है हाफ डेप्रिसिएशन के लिए, इधर 182 डेज बोला है। ठीक है, तो एक बेसिक कंडीशन क्या कि करंट प्रीवियस ईयर में प्रेजेंस होनी चाहिए 182 डेज की इंडिया में। दूसरी कंडीशन क्या है कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर मतलब करंट प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन की प्रेजेंस होनी चाहिए, प्लस पास्ट 4 ईयर्स में, पास्ट 4 ईयर्स कौन से? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से इमीडिएटली प्रीसीडिंग। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 22-23 है, उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 साल में जाके देखो कि कम से कम वो इंडिया में 365 दिन था या नहीं था। ये 365 दिन भी एटलीस्ट है। ठीक है, तो करंट प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 60 डेज, 60 डेज करंट प्रीवियस में एटलीस्ट 60 डेज, और पास्ट 4 ईयर्स में एटलीस्ट 365 डेज की इंडिया में प्रेजेंस हो। ठीक है, ऊपर बोल दिया था, अब बोला कि कोई भी एक सेटिस्फाई करा दो, एटलीस्ट 1 बेसिक, तो आप क्या, आप रेजिडेंट हो जाओगे, आप रेजिडेंट बन जाओगे। ठीक है, ये था कॉलम 1। अब कॉलम 2 के हिसाब से मैं पहले पूरा पढ़ा दूंगा, फिर क्वेश्चंस की बात करूंगा। क्यों? अगर मैंने कॉलम 1 के हिसाब से क्वेश्चन कराए तो आपका दिमाग सिर्फ कॉलम 1 के बातों को ध्यान में रखते हुए चलेगा, और जब पूरा पढ़ लोगे तो फिर सब दोबारा मिक्स हो जाएगा। इसलिए पूरा पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे कि कौन सा कॉलम लग रहा है, 2 लग रहा है, 3 लग रहा है। चलिए कॉलम 2 की बात करते हैं। कॉलम 2 कुछ स्पेशल केसेस हैं, कॉलम 2 कॉलम 3 ऐसे स्पेशल केस है। वो इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन ने, अब सिटीजनशिप की बात पहली बार से शुरू हुई, इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन है। ठीक है, इंडियन सिटीजन कौन हो सकता है? उसके लिए इंडियन सिटीजनशिप एक्ट पढ़ना पड़ेगा। सिटीजनशिप मिल जाती है कुछ स्पेशल सेलिब्रिटीज को, फॉर एग्जाम्पल, और कई बार ड्यूअल सिटीजनशिप के केसेस भी देखने को मिलते हैं। एक ही पर्सन 2 कंट्री का, 10 कंट्री का सिटीजन हो सकता है। हर कंट्री के अलग अलग सिटीजनशिप एक्ट बने हुए हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो इंडिया का इंडियन सिटीजनशिप एक्ट हम देखेंगे, उसके हिसाब से वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अब इसमें 2 बातें, वो इंडियन सिटीजन है और हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर,
वो उसने इंडिया छोड़ा है, क्यों छोड़ा है? फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में उसको नौकरी नहीं मिल रही तो वो जॉब के लिए इंडिया छोड़ रहा है, अब्रॉड जा रहा है जॉब के लिए। अब एम्प्लॉयमेंट लिखा है, कई लोगों का कहना है अच्छा नौकरी के लिए जा रहा है, कोई जरूरी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपने बिजनेस के लिए जा रहा है तो भी ये पॉइंट अप्लीकेबल होगा। रीजन, एम्प्लॉयमेंट एक वाइड टर्म है, इट इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो सेकेंड कॉलम कब अप्लीकेबल होगा? वो इंडिविजुअल पहले ही कंडीशन सेटिस्फाई करे, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, प्लस वो इंडिया छोड़ रहा है। अब क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार इस तरीके से लिखते हैं एसएससी 2 साल पहले ही इंडिया छोड़ चुका है। अब इंडिया छोड़ने की बात आती है तो स्टूडेंट सोचता है अच्छा सेकंड कॉलम के हिसाब से करना है। ये किसने कहा? हमें देखना है कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ा है क्या, पिछले सालों में छोड़ चुका है वो नहीं देखना है। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में अगर उसने इंडिया छोड़ा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो सेकंड कॉलम अप्लीकेबल होगा। पास्ट ईयर में ही वो फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिया छोड़ चुका है तो सेकंड कॉलम नहीं लगेगा। फिर और के बाद जो बात दे रखी है उसको भी पेंडिंग रखते हैं। अब सेकंड कॉलम वाला अगर इंडिविजुअल है तो उसके लिए कंडीशन, बेसिक कंडीशन सेकंड वाली नॉन फंक्शनल हो जाएगी। उसके लिए सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन देखते हुए डिसीजन लेना होगा कि उसकी ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इंडिया में कम से कम 182 डेज की इंडिया में प्रेजेंस है या नहीं। उसके लिए दूसरी वाली बेसिक कंडीशन नॉन फंक्शनल हो जाएगी, नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरा कॉलम, कॉलम नंबर 3, एसएससी इंडिविजुअल है, वो या तो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। अब यहां दो बातें बोल दी, सेकंड कॉलम में तो सिर्फ इंडियन सिटीजन बोला था, फर्स्ट कॉलम में तो कुछ बोला ही नहीं था। फर्स्ट कॉलम में कुछ बोला था इंडियन सिटीजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं बोला था। सेकंड कॉलम में इन्होंने इंडियन सिटीजन होने की बात बोली। अब थर्ड कॉलम में बोल रहे हैं या तो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। तो इंडियन सिटीजन कौन होता है? जो अंडर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट की कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो इंडियन सिटीजन है। तो कोई बाहर फॉरेन में पैदा हुआ, इंडिया में कुछ सालों से रह रहा है और उसने इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया, उसे इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई तो यस वो इंडियन सिटीजन है। फिर दे रखा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब सवाल पैदा होता है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है। उसके लिए क्या इंडिया में उसका खुद का पैदा होना जरूरी है उस इंडिविजुअल का? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको बोलेंगे? तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की नीचे डेफिनेशन दे रखी है, नोट नंबर 2, ए पर्सन इज डीम्ड टू बी इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा, कब माना जाएगा? या तो वो खुद ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स was born in undivided India. अनडिवाइडेड इंडिया। अब अनडिवाइडेड इंडिया जैसे ही वर्ड बोलता हूं ना तो कई लोग बोलते हैं अच्छा जब वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, अरे इंडिया का बंटवारा सिर्फ एक बार थोड़ा ना हुआ है, आप हिस्ट्री पढ़ो। इंडिया का टोटल 5 बार बंटवारा हुआ है।
इंडिया का बंटवारा टोटल 5 बार हुआ है, लेकिन कुछ गंवार लोगों के लिए सिर्फ एक बार ही हुआ है हिंदुस्तान पाकिस्तान। ठीक है, चलिए। तो अनडिवाइडेड इंडिया में या तो वो खुद जन्मा है, या उसके पेरेंट्स में से, फादर मदर में से एटलीस्ट वन, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से एटलीस्ट वन इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म हुआ। तो यस, तो पहले वो खुद का देखे, इंडिया में उसका खुद का जन्म हुआ है क्या, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। अगर खुद का जन्म इंडिया में नहीं हुआ है तो फिर वो और ऊपर देखे अपने पेरेंट्स में, एटलीस्ट वन, उनका जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है क्या। अगर उनका भी नहीं हुआ है तो फिर और ऊपर देखे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, एटलीस्ट वन अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे हों। तो फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर जॉन का जन्म इंडिया में नहीं हुआ है, यूएसए में हुआ है। यूएसए में उनका जन्म हुआ है मिस्टर जॉन, उसके पेरेंट्स का भी जन्म यूएसए में ही हुआ है। दोनों पेरेंट्स, फादर मदर, दोनों पेरेंट्स का जन्म भी यूएसए में ही हुआ है, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स में से उसकी दादी का जन्म इंडिया में हुआ है, अनडिवाइडेड इंडिया में। ठीक है, तो एटलीस्ट वन ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म अगर उसका इंडिया में हुआ तो वो मिस्टर जॉन क्या कहलाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। वो भले ही हो सकता है इंडियन सिटीजन नहीं है, लेकिन वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो है। ठीक है, तो पहले खुद का देखें, फिर पेरेंट्स लेवल पर, फिर ग्रैंड पेरेंट्स लेवल पर, ऐसे चलना है। ठीक है, इससे डिसाइड होगा कि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या नहीं। अब इस पर एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा, अभी याद आ गया वो क्वेश्चन मुझे, कि सर एक बात बताओ, अगर 2 फॉरेन टूरिस्ट आते हैं इंडिया में घूमने के लिए, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हैं, घूमने के लिए इंडिया में आए, फॉरेनर हैं, और जब उन्होंने इंडिया में एंट्री ली थी तो वो जो फॉरेनर लेडी थी वो प्रेग्नेंट थी, और उसने बच्चे को जन्म दिया इंडिया में। तो जो बच्चा इंडिया में जन्म लेता है वो तो उन 2 फॉरेनर्स की औलाद है, तो वो जो बच्चा है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? क्यों नहीं कहलाएगा? देखिए, पहले खुद का चेक करें, खुद का जन्म इंडिया में हो तो यस, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, अब इनका कहना है कि अनडिवाइडेड में नहीं, डिवाइडेड इंडिया में हुआ है। तो अगर इंडिया के किसी भी पार्ट में अनडिवाइडेड, मतलब इस तरीके से देखना है कि पार्टीशन से पहले इंडिया क्या था, वहां किसी भी हिस्से में वो खुद जन्मा, उसके पेरेंट्स में से एटलीस्ट वन, या ग्रैंड पेरेंट्स में से एटलीस्ट वन जन्मे हैं, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब एक सवाल और। किसी ने बोला कि 182 डेज की इंडिया में जब हम प्रेजेंस चेक करते हैं तब हमें दिनों की काउंटिंग करनी होगी, उसके इंडिया में प्रेजेंस के दिन कितने हैं। मान लो कोई नॉन रेजिडेंट है, इंडिया में आता है, वो मान लो 8 मई को, 8 मई को वो इंडिया में आया,
और वो 18 फरवरी 2023 को इंडिया छोड़ता है। ठीक है, तो इसकी इंडिया में अराइवल डेट 8 मई और इंडिया से डिपार्चर डेट 18 फरवरी। तो जो नंबर ऑफ इंडियन स्टे के जो हम 182 डेज की इंडिया में प्रेजेंस काउंट करते हैं, उसके अंदर क्या दोनों डेट शामिल करके देखा जाएगा इंडिया में 182 डेज की प्रेजेंस, या कोई बोले कि वो 18 फरवरी को सुबह 6 बजे ही निकल गया, उसकी 6 बजे की फ्लाइट थी, तो 18 फरवरी का दिन एक्सक्लूड कर दो। दोनों डेट इंक्लूड होंगी उसके इंडियन स्टे के डेज में, ये बात यहां दे रखी है। फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया, बोथ द डिपार्चर डेट एंड अराइवल डेट आर टू बी कंसिडर्ड इन इंडिया। ठीक है, चलिए, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन समझ लिया हमने। तो थर्ड कॉलम किस पे लगता है? या तो वो इंडियन सिटीजन हो इंडिविजुअल, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। अब आगे, हु इज अब्रॉड, जैसे मैंने बोला था मिस्टर जॉन का जन्म यूएसए में हुआ है, उसके फादर मदर का भी जन्म यूएसए में हुआ है, बट और उसके दादा का भी जन्म यूएसए में हुआ है, बट उसकी दादी का जन्म पाकिस्तान कराची में हुआ है 1946 में। ठीक है, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो दादी इंडियन कैसे, दादा यूएसए के। उसके दादा जो ना फोटोग्राफर थे, वो इंडिया पे रिसर्च करने आए थे, इंडिया में रिसर्च करने आए थे, और जो मिस्टर जॉन की दादी थी वो एक डांस शो में पार्टिसिपेट कर रही थी, आजा नचले नचले मेरे यार तो नचले, और दादा को दादी पसंद आ गई और शादी करके उसे यूएसए ले गए। कहानी ये थी। अब इस मिस्टर जॉन को ये जो उसकी इंडियन दादी है, इंडिया की कहानियां सुनाती हैं, इंडिया में ऐसे होता है, इंडिया में ऐसे होता है। अब मिस्टर जॉन को भी ये हो रहा है कि मैं इंडिया देख के आऊं। मिस्टर जॉन अभी अब्रॉड है, उनका जन्म यूएसए में हुआ है, यूएसए में ही रहते हैं, अभी वो अब्रॉड हैं। हु इज अब्रॉड? लेकिन इस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं अपने दादा के नक्शे कदम पर। ठीक है, तो इंडिया में वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में विजिट पर आ रहे हैं। अब आगे दे रखा है एंड, सिचुएशन बता दी कि या तो वो इंडियन सिटीजन हो या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अब देखेंगे हम उनकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, उनकी टोटल इनकम देखेंगे। टोटल इनकम का मतलब क्या? आफ्टर डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। बिल्कुल, टोटल इनकम कैसे आती है? आफ्टर डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, वो देखेंगे। बट कौन सी वाली? अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, उनके फॉरेन सोर्सेस की इनकम को छोड़कर। अरे तो सीधे सीधे बोलना था, इंडियन सोर्सेस की इनकम देखनी है। ठीक है, तो टोटल इनकम में क्या देखना है? उसके इंडियन सोर्सेस की इनकम, फॉरेन सोर्सेस की इनकम को छोड़कर। अगर उसकी फॉरेन सोर्सेस की इनकम को छोड़कर टोटल इनकम अप टू 15 लाख तक है, 15 लाख ही है, कब? ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर।
तो जो बेसिक कंडीशंस देखी जाएंगी उसमें से सेकंड वाली नॉन फंक्शनल हो जाएगी उसके लिए, और बेसिक कंडीशन फर्स्ट वाली ही उसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर होगी कि वो इंडिया में रेजिडेंट माना जाए या नहीं। तो बेसिक कंडीशन फर्स्ट वाली देखनी है कि उसकी इंडिया में 182 डेज की करंट प्रीवियस ईयर में प्रेजेंस है कि नहीं, और सेकंड वाली बेसिक कंडीशन नॉन फंक्शनल नॉट अप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर उनकी ये टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस अगर 15 लाख को एक्सीड करे, ठीक है, अब कई स्टूडेंट्स को ये याद नहीं रहता 15 लाख, तो ऐसे याद रख लो कि मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कि आपके खाते में 15 लाख आएंगे। किया था प्रॉमिस। तो खैर याद करने का तरीका है, तो एक्सीड करे अगर 15 लाख को, कौन सी इनकम, टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस अगर 15 लाख से भी ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा रिच है, और उसको इंडियन सोर्सेस से 15 लाख से भी ज्यादा इनकम मिल रही है, तो उसके लिए दो बेसिक कंडीशन हो जाएंगी। पहली वाली बेसिक कंडीशन तो इस तरीके से याद रख लो कि सबके लिए कॉमन है, प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 182 डेज इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, सबके लिए कॉमन है। अब सेकंड वाली बेसिक कंडीशन क्या है यहां पर, अब इसको ऐसे याद रखो कि फर्स्ट कॉलम में जो दे रखा था उसको यहां लास्ट कॉलम में भी चिपका दिया है, यहां से उठाकर फर्स्ट कॉलम से उठाकर लास्ट कॉलम में भी लिख दिया है, थोड़े से चेंज के साथ कि करंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन की प्रेजेंस के बजाय 120 डेज डबल, 60 का डबल 120 डेज देखा जाएगा। तो बेसिक कंडीशन दो गई लास्ट कॉलम में भी, ठीक है, बस इतना सा फर्क है कि यहां 60 डेज है तो यहां 120 डेज है। लेकिन एक डिफरेंस और भी है, रेजिडेंट होना डिसाइड हो जाएगा इससे कि वो रेजिडेंट है। अब कोई बोले हाँ ये तो फर्स्ट स्टेज क्लासिफिकेशन हुआ कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ये तो फर्स्ट स्टेज क्लासिफिकेशन हुआ, रेजिडेंट होना पता पड़ता है, तो फिर हम चेक करते हैं कि ये OR है या NOR है, मतलब हम सेकेंड स्टेज का भी क्लासिफिकेशन करते हैं। इस केस में हमको सेकंड स्टेज का क्लासिफिकेशन नहीं करना है, एडिशनल कंडीशंस चेक नहीं करनी है, और डायरेक्टली उस इंडिविजुअल पर हम NOR होने का ठप्पा लगा देंगे, उस इंडिविजुअल पर हम NOR होने का ठप्पा लगा देंगे। ठीक है, वो NOR ही है, उसके लिए एडिशनल कंडीशंस चेक नहीं करनी है। वैसे एडिशनल कंडीशंस चेक करनी होती हैं कि वो OR है या NOR है, बट यहां नहीं चेक करनी है, उसे डायरेक्टली NOR होने का मेडल दे दिया जाएगा, आप NOR हो बस। तो इस केस में एडिशनल कंडीशंस रेलेवेंट नहीं है, चेक ना की जाए, वो डायरेक्टली ही NOR हो जाएगा। वो रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट कॉलम क्या था, कोई भी इंडिविजुअल हो जो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम वाला नहीं है, करंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज की इंडिया में प्रेजेंस हो, या करंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन की प्रेजेंस हो इंडिया में, और पास्ट 4 इयर्स में 365 डेज की इंडिया में प्रेजेंस हो, तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। दो बेसिक कंडीशन है, एक भी सेटिस्फाई करा ले तो रेजिडेंट हो गया। सेकंड कॉलम किस पे लगेगा, चेक करेंगे वो इंडियन सिटीजन हो, प्लस उसने
करंट ईयर में इंडिया छोड़ा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसके लिए फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन देखी जाएगी, सेकंड वाली नॉन फंक्शनल हो जाएगी। फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन क्या है? करंट ईयर में प्रेजेंस 182 डेज की। फिर तीसरा कॉलम, एक ऐसा पर्सन जो या तो इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, जो अभी अब्रॉड है और करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है। फिर हम इनकम का क्राइटेरिया उस पर लगाएंगे कि उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस 15 लाख तक है, तो सिर्फ पहली वाली बेसिक कंडीशन देखी जाएगी। और अगर 15 लाख से ज्यादा है तो एक बेसिक कंडीशन और बना दी गई है, 182 डेज वाली तो है ही है, सेकंड वाली और बना दी गई है, करंट प्रीवियस ईयर में 120 डेज की इंडिया में प्रेजेंस और पास्ट 4 इयर्स में एटलीस्ट 365 डेज की इंडिया में प्रेजेंस हो, तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। बट कौन सा वाला? रेजिडेंट में भी वो डायरेक्टली एनओआर हो जाएगा। वैसे रेजिडेंट से एनओआर होना हम उसके लिए चेक करते हैं एडिशनल कंडीशंस, बट यहां नहीं देखेंगे और उसे डायरेक्टली एनओआर कह दिया जाएगा। समझ आ गई बात? तो ये तो था कि हम चेक कर रहे हैं कि वो रेजिडेंट है कि नहीं है या नॉन रेजिडेंट है। चेक कर रहे हैं वो रेजिडेंट है या नहीं है, ठीक है। ये सारे प्रोविजंस थे, उसको एक्चुअल चेक कर रहे हैं वो एक्चुअल रेजिडेंट है कि नहीं है, एक्चुअल रेजिडेंट। अब इनकम टैक्स में एक और कंसेप्ट है डीम्ड रेजिडेंट का। डीम्ड रेजिडेंट सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A, डीम्ड रेजिडेंट। ये ऊपर वाली टेबल तो एक्चुअल रेजिडेंट डिसाइड करने के लिए थी, अब पढ़ रहे हैं डीम्ड रेजिडेंट। क्या बोल रहे हैं अब? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 6(1), मतलब ऊपर जो भी लिखा हुआ है उसको इग्नोर करो, उसमें कुछ भी लिखा हुआ हो। अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा। फर्स्ट, चेक करो वो इंडियन सिटीजन है क्या। यहां नहीं बोल रहे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यहां सिर्फ इंडियन सिटीजन बोल रहे हैं। और इनकम का क्राइटेरिया रख रहे हैं उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस अगर 15 लाख को एक्सीड कर रही है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो 15 लाख से ज्यादा है इंडियन सोर्सेस से इनकम और वो इंडियन सिटीजन है और इंडियन सोर्सेस से इनकम 15 लाख से ज्यादा है। फिर तीसरी कंडीशन क्या बोल रहे हैं? ही इज नॉट लायबल टू टैक्स, नॉट लायबल टू टैक्स एनी अदर कंट्री और टेरिटरी, किसी दूसरी कंट्री में वो टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। किसी भी ग्राउंड पर, चाहे रेजिडेंस होना चाहे सिटीजनशिप होने के ग्राउंड पर, किसी भी ग्राउंड पर वो दूसरी कंट्री में टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है, ठीक है। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो क्या होगा? ऐसा इंडिविजुअल डीम्ड टू बी रेजिडेंट माना जाएगा, तो डीम्ड रेजिडेंट हो गया, ठीक है। और इस केस में भी वो डायरेक्टली एनओआर माना जाएगा और इसके लिए भी हम एडिशनल कंडीशंस अप्लाई करके डिसाइड नहीं करेंगे कि वो ओआर है या एनओआर है, उसे डायरेक्टली एनओआर होने का तमगा दे दिया जाएगा कि ये एनओआर है बस। एडिशनल कंडीशंस इस केस में चेक नहीं की जाएंगी, एडिशनल कंडीशंस आर नॉट रेलेवेंट, ठीक है। अब एक बात और दे रखी है, लिखने की जरूरत तो नहीं थी लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने लिखा, हाउएवर दिस प्रोविजन मतलब ये डीम्ड रेजिडेंट होने का प्रोविजन shall not apply to an individual who is resident in India in the relevant previous year as per section 6(1). क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जो सेक्शन 6(1) के मुताबिक एक्चुअल रेजिडेंट है, जो सेक्शन 6(1) के हिसाब से एक्चुअल रेजिडेंट है, उस पे ये डीम्ड रेजिडेंट का पॉइंट नहीं लगेगा। तो कहने की क्या बात थी?
जो एक्चुअल रेजिडेंट है उसको हम जबरदस्ती, जो एक्चुअली है रेजिडेंट, उसको हमको डीम्ड रेजिडेंट, डीमिंग बेसिस पर रेजिडेंट मानने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? ठीक है, तो इसका मतलब एक तरीके से हम इसको और इंटरप्रेट करें, कह रहे हैं कि जो एक्चुअल रेजिडेंट है वो डीम्ड रेजिडेंट उस पर चेक नहीं करना है, जो एक्चुअल रेजिडेंट है उस पर डीम्ड रेजिडेंट होना चेक ही नहीं करना है। इसका मतलब अगर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आन पड़े कि लग रहा है कि दोनों प्रोविजन लग रहे हैं, सेक्शन 6(1) भी लग रहा है और ये डीम्ड रेजिडेंट का 6(1)(a) भी लग रहा है, तो दोनों में से प्रिवेल 6(1) करेगा, एक्चुअल रेजिडेंट होना प्रिवेल करेगा। ठीक है, अब बोला कि ये जो 15 लाख का क्राइटेरिया, इनकम क्राइटेरिया दिया गया, उसमें बोला टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। तो ये जो डेफिनेशन है टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, वो देखनी है। तो वो कैसे देखेंगे? तो इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस का मतलब क्या है? इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस का मतलब क्या है? ऐसी इनकम जो अक्रू और अराइज हुई है, मतलब अर्नड हुई है आउटसाइड इंडिया, वो है इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। मतलब जो इनकम फॉरेन में कमाई गई है वो इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस है। ठीक है, लेकिन अब कुछ एक्सेप्शन दे रहे हैं। ऐसी इनकम जो डीम्ड टू अक्रू और अराइज इंडिया मानी गई है वो इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस नहीं है। क्यों? वो डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, मतलब इंडिया में कमाई गई मानी जा रही है, इंडिया में कमाई गई मानी जा रही है, मतलब वो इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस नहीं कहलाएगी। फिर इनकम डिराइव्ड फ्रॉम ए बिजनेस, बिजनेस भले ही फॉरेन में हो, बिजनेस भले ही फॉरेन में हो, बट उसका कंट्रोल इंडिया से होता है। बिजनेस फॉरेन में है, उसका कंट्रोल इंडिया से होता है, तो वो इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस नहीं माना जाएगा। हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन किसके? इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस के। तो ये एक्सेप्शन हो गए, एक्सेप्शन हो गए मतलब फिर क्या हुआ? ये तो इंडियन इनकम हो गई। एक्सेप्शन में जो बातें बोली, बोला ये इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस नहीं है, इसका मतलब वो इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेस है, मतलब वो इंडियन इनकम है। ठीक है, या प्रोफेशन, प्रोफेशन भले ही आउटसाइड इंडिया कर रहा है बट वो सेटअप इन इंडिया है, इंडिया का प्रोफेशन है, कर फॉरेन में रहा है। ठीक है, उससे इनकम हुई है तो वो इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेस कहलाएगी। तो ये 3 एक्सेप्शन बता दिए इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस के। ठीक है, शॉर्ट में आप ऐसे याद रख सकते हो कि ऐसी इनकम जिसका इंडिया से कुछ कनेक्शन है वो इंडियन सोर्सेस की इनकम है, उसके अलावा जो इनकम है वो फॉरेन सोर्सेस की इनकम है। ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? 6(1) बेसिक कंडीशंस। ठीक है, और उसमें क्या बोला? एक्चुअल रेजिडेंट होना कैसे डिसाइड होता है। फिर पढ़ा हमने सेक्शन 6(1)(a) डीम्ड रेजिडेंट। ठीक है, अब डीम्ड रेजिडेंट में भी, डीम्ड रेजिडेंट जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे आपको उलझन आएगी थोड़ी सी। नोट कर लो कुछ बातें अपने दिमाग में कि डीम्ड रेजिडेंट के लिए भी 15 लाख का क्राइटेरिया बोला है, एक्सीड करे 15 लाख को, और वो इंडियन सिटीजन हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो नहीं बोला है। डीम्ड रेजिडेंट के लिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो नहीं बोला है, इंडियन सिटीजन जरूर बोला है, और इनकम इंडियन सोर्सेस की 15 लाख को एक्सीड करे, और वो किसी भी दूसरी कंट्री में टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है। तो वो मतलब जो किसी दूसरी कंट्री का एसएससी नहीं है, किसी दूसरी कंट्री का एसएससी नहीं है, तो वो इंडिया का एसएससी है, वो हमारा है, हम लेंगे उससे टैक्स। जो किसी का नहीं है वो हमारा है।
ठीक है। अब एडिशनल कंडीशंस देखो, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, ये क्या डिसाइड करती हैं कि कोई रेजिडेंट तो हो गया, फर्स्ट स्टेज क्लासिफिकेशन हो गया, रेजिडेंट हो गया। अब चेक करें कि वो ओआर है या एनओआर है। इसके लिए कैसे चेक किया जाता है? 2/10, वो क्या क्या हो, पास्ट 10 ईयर्स में से 10 ईयर्स कौन से, करंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 ईयर्स में कम से कम 2 साल, एटलीस्ट 2 ईयर्स रेजिडेंट इन इंडिया हो, और पास्ट 7 ईयर्स में 730 डेज की उसकी इंडिया में प्रेजेंस हो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस मैंने अभी दिए नहीं है, अभी स्क्रीन पे देख लो, मंडे को मिल जाएंगे, अभी स्क्रीन पे देख लो। मैंने ये नहीं बोला कल छुट्टी है, मिलेंगे मंडे को। इधर इधर क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर पी लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम जून 2020 में ही उन्होंने इंडिया छोड़ दिया था। मतलब करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया नहीं छोड़ा था। करंट प्रीवियस ईयर 22-23 है, इसमें इंडिया छोड़ा क्या? नहीं, वो तो 2020 में इंडिया छोड़ चुके थे। और बोला फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ा है, इसका मतलब उससे पहले तो वो इंडिया में ही रह रहे थे। और फिर तो ये भी है कि उनका जन्म भी इंडिया में ही हुआ। ठीक है, अब इस साल की बात बता रहे हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ही कम्स टू इंडिया, वो दोबारा इंडिया आए। 2020 में जा चुके थे इंडिया से, अभी 22-23 में फिर इंडिया आए हैं 27 अगस्त को, लेकिन सिर्फ 58 डेज के लिए ही आए हैं। तो अभी करंट प्रीवियस ईयर 22-23 में वो सिर्फ 58 दिन के लिए ही इंडिया आए हैं। तो प्रीवियस ईयर 22-23 मतलब असेसमेंट ईयर 23-24 में उनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा बताइए। अब प्रोविजन के हिसाब से चेक करो कि ये आपके कौन से कॉलम वाला एसएससी होगा, बोलो। कॉलम 2 वाला? नहीं, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो करंट, कॉलम 2 वाला तो करंट ईयर में इंडिया छोड़कर जा रहा है, ये तो आ रहा है, तो इस पे सेकंड कॉलम तो नहीं लगेगा। ठीक है, थर्ड कॉलम तब लगेगा पहले इंफॉर्मेशन हो, वो या तो इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, वो भी नहीं है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग होगी फर्स्ट कॉलम को ध्यान में रखते हुए। और फर्स्ट कॉलम बोलता है पहली बेसिक कंडीशन 182 डेज की इंडिया में प्रेजेंस है क्या? नहीं, 58 दिन ही आया है, नहीं हुआ। अब सेकंड वाली कंडीशन हम चेक करके देखें कि वो अभी करंट ईयर में कितने दिन आया है, 58 दिन ही तो आया है। और एक पास्ट 4 इयर्स का भी बना देते हम, पास्ट 4 इयर्स। वो इंडिया छोड़ के पहली बार 20 जून 2020 को गया, मतलब 20-21 में कुछ दिन तक था कि नहीं? तो 20 जून 2020 को गया ना इंडिया से पहली बार, तो 20-21 में कुछ दिन था कि नहीं? था। 21-22 में था क्या? नहीं, 20-21 में कुछ दिन था। और उससे पहले तो वो इंडिया में ही था। ठीक है, 365 दिन या 366 दिन, बोलो। ये 19-20 क्या लीप ईयर रहा होगा? लीप ईयर में 365 के बजाय 366 डेज होते हैं।
हाँ, तो 366 ठीक है। और उससे पहले भी वो इंडिया में था। पास्ट 4 इयर्स की हिस्ट्री उसकी लिखो, हाँ वो 365 दिन था। तो पास्ट 4 इयर्स का एग्रीगेट करके देखो, वो पास्ट 4 इयर्स में से 365 दिन तो था इंडिया में। इस ईयर भी था कुछ दिन, 20 जून तक था, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन और 20 जून, 30, 31 और 20। तो इस ईयर में वो अप्रैल के 30 दिन, 31 दिन मई के और 20 दिन जून के भी था। तो कितने दिन था? 81 डेज। हाँ, तो एग्रीगेट वो पास्ट 4 इयर्स में कम से कम 365 दिन था। लेकिन चूंकि वो करंट प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन नहीं था, तो वो ये क्या कहलाएगा? अब रेजिडेंट नहीं हो पाएगा। ये एक भी बेसिक कॉलम फर्स्ट लग रहा है, 2 बेसिक कंडीशन में से एक भी सेटिस्फाई करा दे तो ये रेजिडेंट हो जाएगा। ये दोनों ही बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा पा रहा है, तो ये क्या हो गया? प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए, मतलब असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, वो ये नॉन रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन, मिस्टर पी कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इंडिया आ रहा है, मतलब फॉरेन में ही पैदा हुआ है, पहली बार इंडिया आ रहा है। कब इंडिया आ रहा है? ऑन 8 अप्रैल 2020 को। क्या करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में आ रहा है घूमने के लिए? थर्ड कॉलम बोलता है करंट प्रीवियस ईयर में आ रहा हो इंडिया में विजिट के लिए। क्या करंट प्रीवियस ईयर में आ रहा है इंडिया में विजिट के लिए? नहीं, ये तो 2020 में ही इंडिया में आ चुका था और तब से ये इंडिया से गया नहीं, इंडिया में ही रहा ये इस डेट के बाद। फिर ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया अप टू अक्टूबर 8 2022। अब इस साल की बात बोल दी कि प्रीवियस ईयर में 22-23 में वो 8 अक्टूबर तक इंडिया में रहा, इंडिया में 8 अक्टूबर तक रहा। अब उसमें भी 2 पार्ट कर दिए, 8 अक्टूबर तक इंडिया में रहा, जिसमें से ये 17 अप्रैल 2022 तक दिल्ली में रहा, फिर चेन्नई में रहा। और दिल्ली में रहता है, चेन्नई में रहता है इंडिया में ही। तो कुल मिला के हमको तो यही देखना है इंडिया में कितने टाइम तक रहा। 8 अक्टूबर तक रहा। और प्रीवियस ईयर 22-23 के काउंटिंग कहां से शुरू होगी? 1 अप्रैल 22 से शुरू होगी। ठीक है, तो इस करंट प्रीवियस ईयर की लिस्ट बना दो कि करंट प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में उसकी इंडिया में प्रेजेंस कितनी है। अप्रैल के 30, मई के 31 दिन प्लस जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, और कब तक था? अक्टूबर 8 तक, 8 अक्टूबर तक। तो अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर के पूरे 8 लिखूं या 8? तो करंट ईयर में इसकी इंडिया में प्रेजेंस कितनी है? 191 डेज की। करंट ईयर में इसकी 191 डेज की प्रेजेंस है। ठीक है, तो ये कौन से कॉलम वाला एसएससी है? पहले तो ये बताइए, कॉलम डिसाइड होगा पहले, फर्स्ट कॉलम के हिसाब से होगा, फर्स्ट कॉलम के हिसाब से हुआ। अब ये फर्स्ट कॉलम के हिसाब से है अगर, तो क्या ये पहली वाली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा है क्या? हाँ, ये 182 डेज की इसकी इंडिया में प्रेजेंस है एटलीस्ट। तो इसने पहली वाली बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई करवा दी, इसने दूसरी वाली भी करवा दी कि नहीं? करंट ईयर में 60 है। अब पास्ट 4 इयर्स का भी हिस्ट्री लिख दो इसकी, पास्ट 4 इयर्स का भी चेक कर लो।
ये कब आया था पहली बार इंडिया में? 8 अप्रैल 2020 को आया था। मतलब 2021 में 8 अप्रैल को आ चुका था। तो 2021 को 8 अप्रैल को आ चुका था। 2021 के 365 दिन 8 अप्रैल को आ चुका था इंडिया में, तो वो इंडिया के प्रेजेंस का दिन है। तो सिर्फ 7 दिन माइनस करूं, 7 दिन ही तो नहीं था, 8 अप्रैल को आ गया था। तो 2021 में वो इंडिया में कितने दिन प्रेजेंट था? 358। और 2021 में ही आ गया था। अभी तो ये करंट ईयर हमारा 22-23 है, तो क्या उसके बाद तो इंडिया में ही बैठा रहा ये? तो 365 दिन इस साल भी था वो ये। और इससे पहले का 4 साल का बनाना है। अरे वो आया ही 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल 2020 को, तो इससे पहले वो इंडिया में कभी नहीं था। ठीक है, तो 4 साल की हमने इसकी लिस्ट बना दी। अब कई स्टूडेंट ये भी पूछते हैं, सर पता कैसे पड़ेगा, एक्चुअल लाइफ में पता कैसे पड़ेगा कि ये कितने दिन इंडिया में प्रेजेंट था? अरे एक्चुअल लाइफ में तो बड़ा आसान है। दूसरी कंट्री में आने जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है। पासपोर्ट पे वीजा की वो सारी इंफॉर्मेशन एंटर होती है कि कब इंडिया में एंटर हुआ, कब इंडिया से बाहर गया। ठीक है, तो हाँ बताइए, अब पास्ट 4 इयर्स का एग्रीगेट 365 हो गया कि नहीं? बोलो, 365 दिन से ज्यादा हो गया? 365 भी हो जाए तो ये पहली वाली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करा रहा है। हाँ, करंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज की प्रेजेंस है। दूसरी वाली भी करवा रहा है क्या? दूसरी वाली बेसिक कंडीशन भी करवा रहा है क्या? करंट ईयर में 60 दिन है और पास्ट 4 इयर्स में 365 दिन है। मतलब ये दोनों ही बेसिक कंडीशंस सेटिस्फाई करवा रहा है। दोनों बेसिक कंडीशन में से दो भी सेटिस्फाई कराता है तो वो क्या हो जाएगा? रेजिडेंट है। रेजिडेंट है। हाँ, अब पता पड़ता है कि ये रेजिडेंट है, तो फिर इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करना होगा कि ये ओआर है या एनओआर है। अब चेक करना पड़ेगा ये ओआर है क्या। अब बताओ, अब पास्ट 10 इयर्स में जाके देखते हैं कि वो रेजिडेंट है कि नहीं। मतलब इस इंडिविजुअल ईयर पे खड़े होकर चेक करते हैं, इस साल 182 डेज की प्रेजेंस है, इस साल रेजिडेंट। फिर और ऊपर वाले ईयर में गए, इस पर्टिकुलर ईयर में 182 डेज की इंडिया में प्रेजेंस है, तो इस साल भी रेजिडेंट। मतलब ये एडिशनल कंडीशंस में से 2/10 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करवा रहा है। 2/10 वाली करवा रहा है, लेकिन ये टोटल मिला के कितनी इसकी प्रेजेंस है? 723, 23। ठीक है, तो ये 730/7 वाली एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा पा रहा है। 2/10 वाली करवा रहा है, 730/7 वाली नहीं करा रहा है। मतलब एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करा रहा है, एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा रहा है। जो दोनों के दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कराता है वो ओआर बनता है। अब चूंकि ये एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करा रहा है और एक नहीं करा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? एनओआर, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, इस तरीके से डिसाइड होगा। पूरी कमेंट्री दे रखी है यहां पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर जॉन एक इंडियन सिटीजन है, पहले ही बता दिया। अभी तक के क्वेश्चन में बोला ही नहीं था इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, बोला ही नहीं था कुछ। अब इस क्वेश्चन में तो बोला
इंडियन सिटीजन है, करंटली वर्किंग इन यूएसए विथ ए मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब यूएसए में जॉब करता है, ये इंडियन सिटीजन है, यूएसए में जॉब करता है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23, इस करंट प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में आता है फॉर ए विजिट 144 डेज के लिए। ठीक है, तो अब कॉलम डिसाइड करें। थर्ड कॉलम है क्या? थर्ड कॉलम किस पे लगता है? या तो इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जो अभी अब्रॉड है और ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया, तो यहां पर आपने कौन से कॉलम के हिसाब से चले? कॉलम 1 के हिसाब से। कॉलम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? क्या लगा था? कॉलम 1 ही लगा था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लग रहा है? कॉलम 3 लग रहा है, कॉलम 3 लग रहा है, बट 3 के अंदर भी तो 2 हैं कि उसकी इनकम, उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस 15 लाख से ज्यादा है या नहीं, वो भी देखना होता है। अब आपको बोल दिया अभी करंट प्रीवियस ईयर में तो ये 144 डेज की इसकी इंडिया में प्रेजेंस है, और इससे पुराने 4 साल की भी बता रहे हैं। पुराने 4 साल, पास्ट 4 इयर्स में ये टोटल ये 1100 दिन से ज्यादा था। 1100 दिन से ज्यादा था, मतलब पास्ट 4 इयर्स में ये 365 दिन से ज्यादा था। ठीक है, अब इसके हमें क्या देखना होगा? इंडियन सोर्सेस से इनकम देखनी होगी। लैंग्वेज क्या थी? टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, फॉरेन सोर्सेस को छोड़कर जो इनकम है, मतलब कौन सी इनकम देखनी है? इंडियन सोर्सेस की इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो क्या होगा? 2 कंडीशन हो जाएंगी, लास्ट कॉलम, और अगर 15 लाख तक है अप टू 15 लाख तो थर्ड कॉलम का भी फर्स्ट वाला पार्ट लगेगा, पहली वाली बेसिक कंडीशन ही देखी जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं इसकी इंडियन सोर्सेस से इनकम क्या है। इसकी इनकम की डिटेल दे रखी है। इनकम फ्रॉम सैलरी, रेंट, कंसल्टेंसी एंड इंटरेस्ट इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड इन यूएसए। ये सारी इनकम इसको यूएसए में ही अर्न हुई है, यूएसए में ही रिसीव हुई है। ये तो फॉरेन सोर्सेस की इनकम है, ये काउंट होंगी क्या? नहीं। फिर इनकम फ्रॉम गारमेंट बिजनेस इन यूएसए एंड, और वो बिजनेस का कंट्रोल भी यूएसए में ही होता है, तो ये इंडियन सोर्सेस की इनकम नहीं हुई। फिर इनकम फ्रॉम परफ्यूम बिजनेस, ये इनकम अक्रू भी हुई है, कमाई भी यूएसए में है और रिसीव भी इस इनकम को यूएसए में ही किया गया है। कमाई भी यूएसए में, रिसीव भी यूएसए में किया, लेकिन इस बिजनेस का कंट्रोल दिल्ली से होता है। तो क्या ये इसे इंडियन सोर्सेस की इनकम माना जाएगा? इसे इंडियन सोर्सेस की इनकम माना जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी, उसने दिल्ली में एचडीएफसी बैंक में एफडी करवा रखी है, दिल्ली में एचडीएफसी में बैंक में एफडी करवा रखी है, उस पर इंटरेस्ट मिला, एफडी इंटरेस्ट 12 लाख, तो क्या ये भी इंडियन सोर्सेस की इनकम है? यस। और उसने इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 2,40,000। तो क्या 80C का डिडक्शन नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट दोनों को मिलता है? इंडिविजुअल हो, हाँ मिलता है, तो इसको 80C का डिडक्शन मिलेगा, बट क्या 2,40,000 का मिल जाएगा? नहीं, 80C का डिडक्शन 1.5 लाख तक ही मिलता है। ठीक है, तो इसके इंडियन सोर्सेस की इनकम निकालते हैं, 15 लाख से ज्यादा है या 15 लाख से 15 लाख तक है, देखते हैं। तो ये इनकम आएगी, एक तो ये इनकम आएगी 20 लाख, 20 लाख हो गया। इंडियन सोर्सेस से इनकम इसकी हो गई 20 लाख, और 20 लाख में से ये इसको 80C में 1.5 लाख का
डिडक्शन मिल जाएगा। तो इसके इंडियन सोर्सेस की इनकम कितनी हो जाएगी? 18.5 लाख। इसके इंडियन सोर्सेस की इनकम हो जाएगी। तो क्या 15 लाख को एक्सीड करती है? हाँ, ये 15 लाख से ज्यादा है। अब 15 लाख से ज्यादा है टोटल इनकम इंडियन सोर्सेस की, तो लास्ट कॉलम लगेगा। लास्ट कॉलम में दो बेसिक कंडीशन है। पहली वाली ये सेटिस्फाई करवा पा रहा है क्या? इसके करंट ईयर में कितने दिन है प्रेजेंस के इंडिया में? इंडिया में प्रेजेंस के दिन 144 है करंट ईयर में, तो 182 डेज वाली तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, पहली वाली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी वाली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? दूसरी वाली करंट ईयर में कितना? 120 डेज की करंट ईयर में प्रेजेंस, यस। तो 120 डेज वाली करंट ईयर में हो रही है। अब क्या देखूं? पास्ट 4 इयर्स में, पास्ट 4 इयर्स में चेक किया जाए, इसकी डिटेल पढ़ो पास्ट 4 इयर्स की। 4 साल, पिछले 4 साल में वो 1100 दिन से ज्यादा दिन था, मोर देन 1100 डेज। तो यहां आपको डायरेक्टली बोल दिया कि ये जो पास्ट ईयर हैं इसमें से वो तो 1100 दिन से भी ज्यादा था, तो हाँ वो कम से कम 365 दिन से ज्यादा हो गया। मतलब वो पहली वाली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करवा पा रहा है, लेकिन सेकंड वाली करवा रहा है, वो सेकंड वाली बेसिक कंडीशन करवा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? रेजिडेंट। लेकिन ऐसे व्यक्ति डायरेक्टली एनओआर कहलाते हैं, और इनके केस में एडिशनल कंडीशन से एनओआर ओआर डिसाइड नहीं होता है, इन पे डायरेक्टली एनओआर होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। समझे बात? तो डिसाइड हो गया ये नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। फिर तो क्वेश्चन का पार्ट ए पूछा था आपसे कि मिस्टर जॉन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, बता दिया आपने। अब आगे क्वेश्चन का बी पार्ट पूछ रहे हैं कि वुड योर आंसर चेंज, वुड योर आंसर चेंज इफ मिस्टर जॉन इज फॉरेन सिटीजन। अगर ये क्वेश्चन में पहले तो बोल दिया ये इंडियन सिटीजन है, अब कह रहे हैं इस इंफॉर्मेशन को चेंज करो, अगर वो फॉरेन सिटीजन हो। फॉरेन सिटीजन तो है, लेकिन उनके ग्रैंडफादर का जन्म हुआ 1946 में इन ए विलेज नियर कराची पाकिस्तान। बोलो, तो ये पार्टीशन से पहले अनडिवाइडेड इंडिया, वहां पर इनका जन्म हुआ। मतलब क्या मिस्टर जॉन इंडियन सिटीजन तो नहीं है, फॉरेन सिटीजन है। इंडियन सिटीजन नहीं है, फॉरेन सिटीजन है। फॉरेन सिटीजन तो है लेकिन इंडियन सिटीजन नहीं है, लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो है या नहीं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या इंडियन सिटीजन हो, कॉलम 3 दोनों पे लगता है। कॉलम 3 दोनों पे लगता है, इंडियन सिटीजन पे भी लगता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे भी लगता है। तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम हो तो क्या आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉलम 3 इंडियन सिटीजन पे भी लगता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे भी लगता है, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन का सी पार्ट, इन द अबो ए। अबो ए मतलब क्या? बी में क्या चेंज किया था? उसको इंडियन सिटीजन के बजाय फॉरेन सिटीजन माना था। अब कह रहे नहीं, ए ही, ए का मतलब वो स्टिल इंडियन सिटीजन है, ये मानते हुए करो। तो अबो ए मतलब वो इंडियन सिटीजन है, और उस वो इन्फॉर्म कर रहा है
उसने इन्फॉर्म किया कि वो पिछले 10 साल में से 8 साल इंडिया में रेजिडेंट था। बताइए क्या इफेक्ट पड़ जाएगा इसका। देखो कहां धक्का मारने की कोशिश हो रही है आपको। आपको धकेला जा रहा है ये इंफॉर्मेशन देकर कि आप एडिशनल कंडीशंस चेक करने शुरू हो जाओ। एडिशनल कंडीशंस चेक करना शुरू हो जाओ कि 730/7 और 2/10। ठीक है, इस क्वेश्चन में वो 1100 दिन की प्रेजेंस है उसकी, तो 730/7 पूरा हो रहा है। 730/7 पूरा हो रहा है उसका, 1100 दिन है। ठीक है, तो 730/7 पूरा हो ही रहा होगा। 4 साल में ही वो 1100 दिन है, तो 7 साल में तो 1100 दिन हो ही रहा होगा। मतलब 730/7 वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करवा ही रहा है। फिर बोला कि वो तो 2/10 वाली भी करवा रहा है, मतलब 2/10 और 730/7 दोनों करवा रहा है। और जो दोनों करवाता है एडिशनल कंडीशंस, वो ओआर बन जाता है। मतलब आपको बहुत ही ट्रिक लगाकर इसको, आपका आंसर ये बनाने की तैयारी हो रही है कि आप बोल दो कि ये ओआर है, ये ओआर है, ऐसे बोल दो ताकि गलती हो जाए। बोला था इस केस में एडिशनल कंडीशंस चेक करनी ही नहीं है, इस पे डायरेक्टली एनओआर होने का ठप्पा लगाना है। तो गलती से जवाब मत दे देना कि एडिशनल कंडीशंस भी चेक करा दो, उसकी कमेंट्री लिख दो कि एडिशनल कंडीशन करवा रहा है तो ये ओआर हो गया। अरे एडिशनल कंडीशन चेक ही नहीं करनी है इसमें, ये एनओआर ही है बस। ठीक है, फिर क्वेश्चन का पार्ट डी। सपोज इन ए अबो मतलब अभी भी क्या, इंडियन सिटीजन है। पार्ट ए में इंडियन सिटीजन था, उसकी इनकम ऑफ जॉन फ्रॉम बैंक एफडी जो इनकम थी वो 12 लाख के बजाय 8,30,000 ही होती। मतलब ये इंफॉर्मेशन चेंज करो, 12 लाख के बजाय 8,30,000 ही हो तो क्या क्या फर्क पड़ेगा बोलो। 8,30,000, ठीक है। तो 8 लाख प्लस 8,30,000, 8 लाख प्लस 8,30,000, उसकी टोटल जीटीआई कितनी हो जाएगी, 16,30,000। अब 16,30,000 में से 16,30,000 में से आप 1.5 लाख का डिडक्शन दे दोगे तो उसकी इनकम कितना हो जाएगा, 14,80,000। 15 लाख से नीचे उसकी टोटल इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस को छोड़कर, मतलब इंडियन सोर्सेस की इनकम 15 लाख से नीचे चली गई तो बेसिक कंडीशन सेकंड वाली नॉन फंक्शनल हो जाएगी। और उसके लिए पहली वाली बेसिक कंडीशन ही काम आएगी, प्रेजेंस इन इंडिया 182 डेज की। तो ये तो फिर करंट प्रीवियस ईयर का ही देखा जाएगा। 144 डेज की उसकी इंडिया में प्रेजेंस है, 182 डेज है नहीं, तो इस केस में ये क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो इस केस में ये नॉन रेजिडेंट हो जाएगा प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए। समझ गए। कौन सा कॉलम लगा, थर्ड का भी फर्स्ट वाला। ठीक है, थर्ड का भी फर्स्ट वाला कॉलम लगा। समझ आई बात। अब एक छोटी सी बात कर लेता हूं, क्वेश्चंस अभी नहीं करते हैं। और इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस आपने डिटरमाइन करना समझा। अब आगे बात करते हैं एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करें। एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस एवरी एसएससी का डिटरमाइन होता है, तो एचयूएफ का भी करना पड़ेगा। एचयूएफ का कैसे डिसाइड होगा, एचयूएफ के लिए भी
पहला फर्स्ट स्टेज क्लासिफिकेशन होता है कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट होने का पता पड़े तो सेकंड स्टेज का भी क्लासिफिकेशन होता है कि वो ओआर है या एनओआर है। ठीक है, देखो सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ में ही 2 स्टेज क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्ट स्टेज भी देखते हैं, सेकंड स्टेज भी देखते हैं। कंपनी पार्टनरशिप फर्म के केस में सेकंड स्टेज क्लासिफिकेशन होगा ही नहीं, ओआर एनओआर। उनके केस में सिर्फ रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, बस फर्स्ट स्टेज का ही क्लासिफिकेशन होगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए 2 स्टेज क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो एचयूएफ के लिए कैसे देखेंगे? पहले हम देखेंगे इस एचयूएफ के अफेयर्स मैनेज कौन करता है, मामले कौन देखता है, कंट्रोल मैनेजमेंट किसके कहां है इस एचयूएफ का कंट्रोल मैनेजमेंट। याद रखने के लिए बोलो, इस एचयूएफ का सीएम कहां बैठता है? सीएम, कंट्रोल मैनेजमेंट। अगर इस एचयूएफ का सीएम कंट्रोल मैनेजमेंट होली इन इंडिया है तो ये एचयूएफ रेजिडेंट है। एचयूएफ के अफेयर्स का मैनेजमेंट कंट्रोल इंडिया से ही होता है पूरी तरह से, तो ये एचयूएफ रेजिडेंट है। अगर आउट ऑफ इंडिया से होता है तो नॉन रेजिडेंट है ये एचयूएफ। लेकिन अगर कंट्रोल मैनेजमेंट पार्टली इन इंडिया होता है और पार्टली आउटसाइड इंडिया से होता है तो बस पार्टली इन इंडिया होना ही सफिशिएंट है, ये एचयूएफ रेजिडेंट हो जाएगी। अच्छा, अब इस बात को ऐसे बोल दूं कि एचयूएफ का सीएम होली इन इंडिया है या पार्टली इन इंडिया है? होली इन इंडिया है या पार्टली इन इंडिया है? ये एचयूएफ क्या हो गई? रेजिडेंट। रेजिडेंट हो गई, मतलब फर्स्ट स्टेज क्लासिफिकेशन हो गया। अब सेकंड स्टेज क्लासिफिकेशन कि ये ओआर है या एनओआर है। अब हम कैसे चेक करें? एचयूएफ रेजिडेंट थी 2/10 में या 730/7? एचयूएफ तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी प्रेजेंस कैसे देखें? प्रेजेंस नहीं देखनी थी तभी तो यहां पे रेजिडेंट होने के लिए भी 182 डेज हमने देखा था क्या? एचयूएफ के लिए हमने रेजिडेंट होने के लिए 182 डेज देखा था क्या? नहीं, उसके लिए 182 डेज को ताक पे रख दिया, हमने देखा उसका कंट्रोल मैनेजमेंट। क्यों? एचयूएफ आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसकी प्रेजेंस कैसे देखें? देख ही नहीं सकते थे, इसलिए तो हमने 182 डेज की इंडिया में प्रेजेंस का मुद्दा छोड़कर कंट्रोल मैनेजमेंट को पकड़ लिया था, उससे डिसाइड कर रहे थे। लेकिन अब सेकंड स्टेज के क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि ये ओआर है या एनओआर है। उसके लिए हम देखेंगे कि एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ये ओआर है, दोनों के दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ओआर बन जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि एडिशनल कंडीशन पूरी कराने की जिम्मेदारी कर्ता की है। कर्ता सेटिस्फाई कराए एडिशनल कंडीशंस। कर्ता रेजिडेंट इन इंडिया हो 2/10 ईयर्स में, कर्ता प्रेजेंट इन इंडिया हो 730/7, मतलब एडिशनल कंडीशन पूरी कराने की जिम्मेदारी कर्ता की है। अगर कर्ता एडिशनल कंडीशंस पूरी करा दे, कर्ता एडिशनल कंडीशंस पूरी करा दे तो एचयूएफ हो जाएगी ओआर। ठीक है, फिर पार्टनरशिप फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म एलएलपी, एओपी, बीओआई के लिए भी कंट्रोल मैनेजमेंट ही देखा जाता है और एचयूएफ की तरह ही देखा जाता है। हाँ, बस इसमें एक फर्क आ जाएगा कि यहां सेकेंड स्टेज का क्लासिफिकेशन नहीं होगा, बस फर्स्ट स्टेज का क्लासिफिकेशन होगा कि ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। और बिल्कुल एचयूएफ के पैटर्न पर ही देखेंगे, होली इन इंडिया कंट्रोल मैनेजमेंट या पार्टली इन इंडिया है, क्या हो जाएगा? रेजिडेंट। एचयूएफ की तरह ही है, चाहे सिंपल पार्टनरशिप फर्म है, चाहे एलएलपी है, चाहे एओपी है, बीओआई है, इनका रेजिडेंशियल स्टेटस कंट्रोल मैनेजमेंट से देखा जाएगा।
ठीक है, तो कंट्रोल मैनेजमेंट दो जगह काम आया, एचयूएफ के केस में, पार्टनरशिप फर्म एलएलपी एओपी बीआई के केस में। कंपनी के केस में काम नहीं आएगा कंट्रोल मैनेजमेंट, कंपनी के केस में काम आएगा पोयम। पोयम का फुल फॉर्म प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए ये कल करते हैं, आज के लिए इतना ही।